हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे, वो क्या ट्रिक्स हैं। मैंने 3 बेहद महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। जब तक आप इन शब्दों के, शब्दावलियों के अंतर संबंधों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको अच्छे मार्क्स उत्तर लेखन में नहीं मिलने जा रहे। पेपर 4 के उत्तर लेखन में ज्ञान मत बगाड़िएगा। तो ये देखा जाएगा, लिख लेंगे, लिखबे करेंगे, ये सब चीजें काम नहीं करेंगी कि इस भाग से लगभग 40 से 50 अंक के प्रश्न आते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक, और आज के इस बड़े महत्वपूर्ण सत्र में, सेशन में, हम लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं कि किस प्रकार हिंदी माध्यम में विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वो अधिकतम या उच्चतम अंक प्राप्त कर सकते हैं और अंतिम रूप से चयनित होकर के समाज पे इंपैक्टफुल चेंज, कुछ बड़ा परिवर्तन और अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस सत्र को कि किस प्रकार हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे, वो क्या ट्रिक्स हैं, वो क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं पढ़ाई और मेहनत के अलावा, जहां पे हम फोकस करें और थोड़ा सा फोकस करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं, जैसे हमारे लिए 3 भगवान बड़े महत्वपूर्ण हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु, और सृष्टि के संहारक शिव जी, महादेव। ठीक उसी प्रकार का महत्व यूपीएससी में भी 3 चीजों का है, विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो ट्रिनिटी या त्रिदेव के ही से हम प्रेरित होकर के इस परीक्षा को भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, यहां पर 3 भाग हमने लिया हुआ है इस त्रिकोण के तीनों ओर। मैंने 3 बेहद महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, और उसमें पहला है यहां पर जीएस मेंस एग्जामिनेशन का सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा का चतुर्थ पेपर, चौथा पेपर जो है, और वो आप पहले से जानते हैं कि प्रत्येक जीएस का प्रत्येक पेपर 250 अंकों का निर्धारित किया गया है। तो एक पेपर, एक ये नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये जो पेपर 4 है, ये इतना पार्ट, ये 250 अंकों का निर्धारित किया गया है, और इसमें आप कम मेहनत करके अन्य जीएस के पेपर्स की तुलना में कम मेहनत करके कहीं अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ये अपेक्षाकृत आसान भी है, अधिक संकल्पनात्मक भी है, और इसमें तथ्यों का समावेशन भी कम करना होता है, नंबर ऑफ फैक्ट्स भी कम लेने होते हैं। दूसरी ओर निबंध लेखन एक वो भाग है जहां आमतौर पे सामान्यतया हिंदी माध्यम के विद्यार्थी चूक जाते हैं, या अधिकांश विद्यार्थी कह लीजिए चूक जाते हैं, और उन्हें लगता है कि यार निबंध तो लिखे लेंगे, एक बार बस मुख्य परीक्षा देने को मिले, निबंध तो लिख देंगे, बहुत शानदार लिख देंगे। लेकिन जब निबंध लिखने की बारी आती है तो सारी हवाई बातें गायब हो जाती हैं। जब वास्तविकता के धरातल पे आदमी आता है, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होता है, और वो परीक्षा हॉल में जब जाता है और एकदम से पहली बार एक निबंध लिखने बैठता है, तो होशो हवास खत्म हो जाते हैं, सिटी पिटी गुम हो जाती है। तो निबंध लेखन, ठीक है, ये जीएस के एक पेपर के बराबर अकेले है निबंध लेखन, और इसके अतिरिक्त 250 अंकों का 250 अंकों के 2 पेपर्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो वैकल्पिक विषय अकेले आपका 500 अंकों का होता है, और अंतिम चयन में और रैंक लाने में इसकी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परंतु हम अभी इस सत्र में मुख्य रूप से जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर्स पे फोकस करेंगे, और आपके जो फैकल्टी मेंबर्स, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी, रणनीति वो बताते रहते हैं, और आप उनके अनुसार चलिएगा। हम सामान्य अध्ययन के 4 पेपर्स पे फोकस करेंगे, और निबंध लेखन के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जानेंगे कि हिंदी माध्यम के हमारे प्रिय विद्यार्थी किस प्रकार मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर जब वो साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण में जाएंगे, तो उन्हें और आसानी होगी अंतिम रूप से चयनित होने में, और वो फिर समाज और देश की सेवा कर सकेंगे। तो यहां से शुरुआत करते हैं। नैतिकता, सत्यनिष्ठा
और अभिरुचि पेपर 4 कम मेहनत अधिक परिणाम। ठीक है, अगर आप जैसे तुलना करें कि जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 में इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, विश्व इतिहास भी है, उसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, भूगोल, क्या ना, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, वैश्विक भूगोल, ठीक है, ये है। और उसके अलावा इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की विशेषताएं। तो पेपर 1, जीएस पेपर 1 के 250 अंकों के लिए हमें 3 सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ने पड़ रहे हैं ना, हिस्ट्री एंड कल्चर, इतिहास एवं संस्कृति, भूगोल और भारतीय समाज, 3 अलग अलग पार्ट हो गए। यहां अकेले एक ही पार्ट 250 मार्क्स का है, तो ये आसान हुआ ना, अपेक्षाकृत आसान हुआ। और बहुत से विद्यार्थियों को, मेरे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी लगता है कि ये तो कर ही लेंगे, इसमें कुछ खास बात नहीं है। लेकिन फिर वही, जब वास्तविकता के धरातल पे आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब मुख्य परीक्षा के मार्कशीट आती है, वो उसमें देखते हैं तो रही है तो बहुत ही कम मार्क्स रह गए, 70 मार्क्स रह गए, 80 65 रह गए, तो कहां चूक हो जाती है, कहां चूक हो जाती है वो देखते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो पेपर 4 के लिए जो पहली गलती हमारे विद्यार्थी करते हैं, अक्सर ही करते हैं, वो है कि पाठ्यक्रम को, जो सिलेबस है ना, सिलेबस को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं। जबकि बिना पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़े, और ना केवल पढ़े बल्कि समझे, समझ करके उसको पढ़े, तो पाठ्यक्रम को पहले बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट्स, आपसे रिक्वायरमेंट्स क्या है पेपर 4। तो पहले क्या होता था कि जब यूपीएससी ने पेपर 4 ये इंक्लूड नहीं किया था, तो यूपीएससी ये मान के चलती थी कि विद्यार्थियों में नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि तो होगा ही होगा। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने आ रहा है, जो इस परीक्षा में बैठने आ रहा है, उस विद्यार्थी में इतनी तो आधारभूत गुण होंगे ही होंगे। परंतु बाद में यूपीएससी को कई कारणों से लगा, संघ लोक सेवा आयोग को, कि नहीं, जरा परीक्षण, जरा टेस्ट करते हैं विद्यार्थियों का, कि कहीं हो सकता हो कुछ गड़बड़ी लग रहे हो प्रशासन में जाने के बाद या कहीं और। तो यूपीएससी ने बोला नहीं, अब हम इसका परीक्षा लेंगे, परीक्षा लेंगे। ये लग नहीं रहा है कि व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से, जो सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स हैं उनमें ये होता है, तो पहले लिखवाएंगे, देखते हैं, इनसे प्रश्न पूछते हैं और ये क्या लिखते हैं, तो उनके टेम्परामेंट को समझने में आसानी हो जाएगी यूपीएससी को। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, और सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर पेपर 4 की अपनी शब्दावलियां हैं, अपने इसके टर्म्स हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखिए, जैसे पेपर की शब्दावलियों से आपको भली भांति परिचित होना होगा। दया और करुणा, दया और करुणा में फर्क है। ठीक है, तो जैसे कि एम्पैथी, सम अनुभूति, समान अनुभूति, एम्पैथी, कंपैशन, करुणा, और टॉलरेशन, सहिष्णुता आदि, सहिष्णुता आदि। अब ये ऐसा लगता है जैसे ये तीनों शब्द एक ही हो, लेकिन हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, कि ये तीनों शब्द एक नहीं है, इनमें अंतर है, संकल्पना के स्तर पे अंतर है। तो जब तक आप ये आधारभूत जो शब्दावलियां हैं पेपर 4 से संबंधित, जब तक इन्हें अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आप पढ़ भी रहे होंगे तो वो बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। तो पढ़कर समझने के लिए भी पहले तो हमें यह आधारभूत आवश्यकता है कि करुणा, दया, सहिष्णुता, समानुभूति, इन शब्दों से पहले परिचित हुआ जाए, भली भांति परिचित हुआ जाए, और ये क्या कहना चाहते हैं, वैल्यू लोडेड टर्म्स, ये बड़े भारी भरकम शब्द होते हैं, तो जब आप इनको एक्सप्लोर करेंगे ना, तो इनके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, उन्हें समझना होता है, बस यूं ही नहीं पढ़ना और लिखना होता है। तो इन शब्दों का अर्थ समझें और उन शब्दों से जुड़ी हुई संकल्पनाओं को समझा जाए, तब इस प्रश्न के, जब इस प्रश्न का उत्तर आप लिखते हैं पेपर 4 का, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, अधिक से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, और अंतिम रूप से चयनित होने की आपकी संभावना बढ़ जाती है। तो पहले यहां ध्यान दीजिएगा, और ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। तो एम्पैथी, कंपैशन एंड टॉलरेशन, ठीक है, समानुभूति,
करुणा और सहिष्णुता। इन तीनों के बीच एक संबंध है, एक अंतर संबंध है, ठीक है, एक अंतर संबंध है। और जब तक आप इन शब्दों के, शब्दावलियों के अंतर संबंधों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे होंगे, तब तक आपको अच्छे मार्क्स उत्तर लेखन में नहीं मिलने जा रहे हैं। तो इन शब्दावलियों का मायने, अर्थ, उनके अंदर की छिपी हुई संकल्पना और इनके आपस के अंतर संबंध को समझे। यह बेहद महत्वपूर्ण है, अंतर संबंध को समझना। ठीक है, तो समग्रता से इन्हें आपको समग्रता से देखना है, यानी कि एक दृष्टिकोण आपको विकसित करना है जिसे हम कहते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच, समग्र दृष्टिकोण या एक हॉलिस्टिक अप्रोच लाना होगा आपको। और जब हॉलिस्टिक अप्रोच आने लगेगा ना, तब आप जब उत्तर लेखन कर रहे होते हैं, तब आपको फिर अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो पहले तो ये काम कर लेना होगा हमें, ठीक है। इसके अलावा इन संकल्पनाओं को जब आप बताते हैं, मुख्य परीक्षा में लिखते हैं, तो इन संकल्पनाओं को उदाहरण के साथ समझाइए। उदाहरण, लगातार उदाहरण देते रहिएगा। अगर उदाहरण नहीं देंगे और लिखते रहेंगे तो आपका उत्तर लेखन थ्योरेटिकल हो जाएगा और उसमें व्यवहारिकता की कमी आ जाएगी। और जब नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि व्यवहारिकता में आप नहीं लाएंगे, प्रशासन में जब तक व्यवहारिकता में नहीं दिखेगा, तब तक उसका क्या मतलब रह जाएगा पढ़ने का और प्रशासन में लागू करने का? कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो इन दो चीजों के अलावा कि जो भी संकल्पना आप बता रहे हैं, जो आपसे पूछा गया है, उसको उदाहरण देके समझाइए। बिना उदाहरण के आपके प्रश्न का उत्तर लेखन जो होगा वो सैद्धांतिक हो जाएगा, थ्योरेटिकल हो जाएगा और उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या व्यवहारिकता की भारी कमी आ जाएगी। और अगर आपको व्यवहारिक उत्तर लेखन करना है तो उसके लिए उदाहरण देना होगा। उदाहरण जरूर दीजिएगा और उदाहरण देते वक्त ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये उदाहरण आप सामान्य अध्ययन के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 से लीजिए। वो भी तो पढ़ाई हुआ है ना आपका, तो वहां से उदाहरण लीजिए। या विभूतियों, महान विभूतियों के, महापुरुषों के, महात्माओं के, ऋषि मुनियों के निजी जीवन से अगर आप कुछ सीख सके हो, उनका उदाहरण दीजिए। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता से उदाहरण लीजिए। रामायण और महाभारत जैसे हमारे महाकाव्यों से उदाहरण लिया जाए। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के घटनाक्रम से हम उदाहरण ले पाए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम उदाहरण ले पाए कि भगवान श्री कृष्ण तो सच्चिदानंद हैं, सत्य धन चित्त धन आनंद, वन यूनिफॉर्म कॉन्शियसनेस, एक समान जिनका चित्त है और वो आनंदित हैं। जीवन में जितने उतार चढ़ाव आए, उन उतार चढ़ाव का भगवान श्री कृष्ण पे कोई असर नहीं पड़ा। वो मुसीबतें झेलते, कष्ट झेलते, बचपन से लेकर के अंतिम समय तक वे वो कष्ट से ही झेलते रहे, लेकिन एक चीज उनकी कभी समाप्त नहीं हुई, वो थी उनकी मुस्कुराहट, उनका दया भाव, उनका करुणा, उनकी सत्यनिष्ठा, ये कभी कम नहीं हुई। इंटीग्रिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, कभी कम नहीं हुई। तो क्यों ना हम उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता के कोट्स का उदाहरण ले। भगवान श्री राम के जीवन जो जीवनी है, जो रामायण, या फिर अवधि में तुलसीदास की रामचरितमानस, वहां से उदाहरण ले लें। और इतना तो थोड़ा बहुत हम लोग जानते ही, और आपके सम्मानित जो शिक्षकगण हैं वो आपको अच्छे से पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वो लगातार उदाहरण देते रहते हैं। लिखते समय हम थोड़ा सा भूलने लगते हैं अपने शिक्षकों की बातों को और सैद्धांतिक होने लगते हैं, बुकिश होने लगते हैं, और उदाहरण हमारा मिसिंग होने लगता है। तो अगर उदाहरण वाला पक्ष हमारा कमजोर पड़ जाएगा ना, तो उत्तर लेखन में अंक मिलने की संभावना उसी अनुपात में लगातार कम होती जाएगी। ठीक है, तो उदाहरण हमने लिया, पेपर 1 से पेपर 3 से उदाहरण लीजिए, निजी जीवन से, इंडियन माइथोलॉजी से उदाहरण लीजिए, और इसके अलावा आप समसामयिक घटनाओं से उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल में हमारे द्वारा किया गया
ऑपरेशन हमारी सेना और हमारे भारत सरकार प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण ले सकते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर, हम इसको देख सकते हैं कि क्या यह भारत के द्वारा लिया गया कोई रिवेंज था, कोई बदला था, या इसका एक अन्य पेपर 4 वाला पक्ष यह है कि स्त्री या महिला सशक्तिकरण भी हमें उसमें दिखाई दे रहा है कि जो ये कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, इसके पीछे की सोच क्या रही है हमारी, हमारे सरकार की, हमारे सेना के महान व्यक्तित्व लोगों की, जो बड़े बड़े जनरल्स और मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स इन लोग हैं, या उससे भी उच्च रैंक के अधिकारी हैं, तो उनका दृष्टिकोण क्या रहा, उन लोगों के दिमाग में, सरकार के दिमाग में क्या चल रहा था जब उन्होंने ये कोड वर्ड दिया होगा ऑपरेशन सिंदूर। तो स्त्री सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण आपने प्रेस ब्रीफिंग में भी दिखा, इस महिला सशक्तिकरण का सशक्त तरीके से भारत ने अपना पक्ष रखा। तो महत्वपूर्ण बात यह है पेपर 4 में, जहां अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं हम लोग और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, जहां वो चूक जाते हैं, अक्सर ही चूक जाते हैं, कि जब हम पेपर 4 का उत्तर लेखन कर रहे होते हैं तो हम थियोरिटिकल होने लगते हैं, जबकि हमें थियोरिटिकल ना होकर के प्रैक्टिकल बने रहना है और लगातार उदाहरण हमें देते रहना है। ठीक है, और अंतर संबंध इन शब्दों शब्दावलियों में, और अंतर संबंध और दृष्टिकोण को समग्र करना है। इसके अलावा देखिए कि पेपर 4 से संबंधित आप समसामयिक घटनाओं को भी तैयार कर लेना। समसामयिक घटनाएं तो आप तैयार करेंगे ही करेंगे जीएस पेपर 1, 2, 3 के लिए, और उनका प्रयोग, समसामयिक घटनाओं का प्रयोग, जैसे मैंने भी बोला ऑपरेशन सिंदूर जो एक समसामयिक घटना के तौर पे आपने पढ़ा, इसको देखा और अपनी आंखों के सामने घटना को घटते हुए देखा, ऑपरेशन को, तो इसे तैयार कर लीजिए। अब देखिए, जैसे अभी आईपीएल मैच, फाइनल मैच जीता एक टीम ने, और सेलिब्रेशन हुआ, स्टेडियम के बाहर कई लाख लोगों की, 2.5-3 लाख लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ मच गई उसमें, और भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। तो भगदड़ की घटनाएं और इनमें हुई लोगों की मौत, इसका एक संदर्भ देखिए, एक तो पक्ष इसका प्रशासनिक पक्ष होगा, प्रशासनिक पक्ष कि क्या वहां पर मिसमैनेजमेंट हुआ, क्या प्रशासन की तरफ से कोई ढिलाई तो नहीं बरती गई, या लोगों के व्यवहार में कुछ कमी थी, लोग अनियंत्रित हो गए, तो ये हो सकता है। ठीक है ना। तो अब इसका एक पक्ष, भगदड़ की कई घटनाएं, पिछले साल में भगदड़ की कई घटनाएं घट गई, है ना। तो वो प्रशासनिक संदर्भ जो इसका है वो पेपर 2 से जुड़ेगा, और वही इसका जो नैतिक संदर्भ है, भगदड़ होने का जो नैतिक संदर्भ है, वो पेपर 4 से जुड़ेगा। तो उस संदर्भ में जब आप उत्तर लेखन कर रहे होंगे तो उदाहरण देना पड़ेगा ना, और उदाहरण तो तभी देंगे समसामयिक घटनाओं से संबंधित, जब आप समसामयिक घटनाओं को अच्छे से तैयार किए रहेंगे। तो समसामयिक घटनाओं को तो आप तैयार करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनका कृपया प्रयोग करें उत्तर लेखन में पेपर 4 के, ठीक है ना। और हां, पेपर 4 के उत्तर लेखन में ज्ञान मत बघारिएगा, ज्ञान मत दीजिए। आपसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग, हमसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग वहां पे हैं, तो हमें ज्ञान नहीं देना है, हमें बस उत्तर लेखन करते समय नैतिक मूल्यों पर ध्यान बनाए रखना है। नैतिक मूल्यों के ही इर्द गिर्द आप इस पेपर 4 से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लेखन करिएगा। और जैसे ही आप ज्ञान वाले पक्ष पे जाएंगे, बड़े बड़े दार्शनिकों वाले पक्ष पे जाएंगे, बड़े बड़े कोटेशंस का इस्तेमाल करेंगे, तो वो थ्योरेटिकल होने लगेगा। तो व्यवहारिक पक्ष पे ध्यान दीजिएगा और नैतिक मूल्यों पर ध्यान बनाए रखिएगा पेपर 4 में। तो आप इसमें औसत जो अंक आते हैं मुख्य परीक्षा में पेपर 4, इस औसत से आप ऊपर रहेंगे, बड़े अच्छे, हो सकता हो 118, 120 या उससे भी ज्यादा, इतना तो आ ही जाता, उससे भी ज्यादा आप अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके अलावा जो दूसरा पक्ष मैंने आपको बताया कि 3 पक्ष है जहां पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में अक्सर चूक जा रहे हैं। उसमें एक तो मैंने वैकल्पिक विषय और ये बताया कि ये तो आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स वो डिस्कस करेंगे, और इधर पेपर 4 हमने देखा, और दूसरा पक्ष है निबंध लेखन। और निबंध लेखन, अब ये मैंने कई बार देखा है 16 वर्षों के अपने अनुभव में कि स्टूडेंट्स वो
जीएस के पेपर्स तो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पेपर 1 से पेपर 3, खास तौर पे 4 भी कम ही प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए फिलहाल मान लेते हैं कि चारों पेपर्स आप प्रिपेयर करें, 1 2 3 4। लेकिन जो नेग्लेक्ट हो जाता है ना, जहां हमारा ध्यान ही नहीं जाता हमारे प्रिय विद्यार्थियों का, विशेष तौर पे हिंदी माध्यम के प्रिय विद्यार्थियों का, वो कहां चूकते हैं? ये तो लिख ही लेंगे, देखा जाएगा, इकट्ठे लिख देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो ये देखा जाएगा, लिख लेंगे, लिखबे करेंगे, ये सब चीजें काम नहीं करेंगी। तो निबंध लेखन के लिए, और वो भी 250 मार्क्स है ना, तो निबंध लेखन, वो भी हिंदी में निबंध लेखन के लिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जब आप निबंध लिख रहे होंगे वो यहां वहां पर काम आएगा और आपको अच्छे अंक लाने में आसानी होगी। तो जैसे दार्शनिक निबंध, 3 तरीके के निबंध आते हैं, आप ये जानते हैं। 3 श्रेणियों में निबंध आपसे लिखवाया जाता है। दार्शनिक निबंध, जैसे कि अगर एक निबंध आए, दार्शनिक निबंध, कि अपने आप को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने आप को भूल जाना। अपने आप को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने आप को भूल जाना, कि मैं कौन हूं। नाम मेरा जावेद है, मैं कौन हूं, और यह जानने के लिए कि मैं कौन हूं, मुझे यह भूलना पड़ेगा कि मैं जावेद हूं। तो ये दार्शनिक निबंध हो गया ना। तो एक श्रेणी का निबंध जहां दार्शनिक निबंध लिखवाया जाएगा, जैसे कि अपने आप को पहचानना है अगर आपको, तो सबसे पहला काम यह करना हो कि अपने आप को भूल जाइए कि आप कौन है। ठीक है, मैं निबंध नहीं लिखवा रहा हूं, आपसे बता रहा हूं कि कहां ज्यादा से ज्यादा अंक हम ला सकते हैं। दूसरा दूसरा जो निबंध होता है वो सामाजिक समस्याओं से संबंधित निबंध होता है। सामाजिक समस्याओं से संबंधित निबंध ये अपेक्षाकृत आसान होते हैं और हम ये पढ़े होते हैं। ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, बड़े घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के दार्शनिक निबंध लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। और जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने आपको ये निबंध दिया अभी कि अपने आप को पहचानना है अगर, तो सबसे पहले आपको अपने आप को भूलना होगा। ये एकदम से एग्जामिनेशन हॉल में जा करके और बैठ करके तुरंत लिखना नहीं शुरू कर देंगे, आप कोलैप्स कर जाएंगे वहां पे। और 250 मार्क्स में से जो निबंध लिखेंगे ना, दार्शनिक निबंध, वो आएगा 65 70 मार्क्स आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो निबंध पहले ये समझिए कि 3 श्रेणियों में आपको तैयार करना है। एक श्रेणी दार्शनिक निबंध की है। दूसरी श्रेणी जो अपेक्षाकृत आसान होती है निबंध लेखन में, वो सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। जैसे कि 1-2 साल पहले निबंध है पितृसत्तात्मकता से संबंधित, पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता के संबंधित समस्याएं क्या हैं। गरीबी से संबंधित, गरीबी पर निबंध लेखन, महिला सशक्तिकरण पे निबंध लेखन, दहेज की समस्या पर निबंध लेखन, डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग प्रकार के, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग विभेद, उससे संबंधित ऐसे निबंध। और कुछ निबंध जो तीसरी श्रेणी के होते हैं वो आप तैयार कर लेते हैं जीएस में ही, वो हो जाता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह, ग्रॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे जब सवाल आएगा, सॉरी निबंध आएगा लेखन, तो ये आप कर ले जाएंगे, ये भी कर ले जाएंगे, यहां मामला फंसेगा। तो अगर आपको दार्शनिक निबंध लिखना हो और एकदम से लिखने का प्रयास करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले पहले तक आपको कई निबंध लिख लेना है और लिख करके उसका पहले से अभ्यास कर लेना है। और अपने फैकल्टी मेंबर्स, अपने मेंटोर्स, जो भी लर्नड है, लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, लर्नड है, जो ये सब आपको इवैल्यूएट कर सकते हैं और मूल्यांकन कर सकते हैं आपके निबंध का, तो उनसे अच्छी तरह से मूल्यांकन बैठ करके अच्छी तरह से समझ करके मूल्यांकन करा लें। तो जो फीडबैक मिलेगा ना आपको, वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वही फीडबैक और वही अभ्यास आपको मुख्य परीक्षा में जब आप निबंध लेखन कर रहे होंगे तो वहां वो बहुत हेल्प करेगा, बहुत बहुत मदद करेगा। और हां, हिंदी माध्यम निबंध लेखन में कुछ और बारीकियों का ध्यान रखना होगा कि जैसे वाक्य विन्यास त्रुटिपूर्ण ना हो। मैं उदाहरण देता हूं, 1 मील का पत्थर,
और मील का एक पत्थर साबित हुआ। मान लीजिए किसी वाक्य में आपने लिखा कि ये ये उपलब्धि एक मील का पत्थर साबित हुई या मील का एक पत्थर साबित हुई। तो जब आपने एक मील का पत्थर लिखा तो आपने पत्थर को बताया कि एक मील का पत्थर है, और मील का एक पत्थर मतलब एक माइलस्टोन लैंडमार्क साबित हुआ है। तो वाक्य विन्यास गड़बड़ मत करिएगा। सबसे पहले तो निबंध लेखन में वाक्य विन्यास की गलती नहीं होनी चाहिए। तो निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, इनका ध्यान रखिएगा। अभ्यास के अतिरिक्त जैसे व्याकरण की त्रुटि ना हो, मात्रात्मक त्रुटि ना हो, वाक्य विन्यास पे ध्यान दीजिएगा। और ये सब के लिए पहले लिखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो व्याकरण, वाक्य विन्यास, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर निबंध को विस्तृत रूप से लिखिएगा, विस्तृत रूप से, और निबंध के सभी पक्षों को आपस में जोड़िएगा, और हर अगला पैराग्राफ पहले वाले पैराग्राफ से कनेक्टेड फील कराइएगा कि ये इंटरकनेक्टेड है, ये ध्यान रखना है। और हां, निबंध लेखन के समय आपको अलग अलग दृष्टिकोण रखना होगा कि कितने अलग अलग नजरिए से, कितने अलग अलग दृष्टिकोण से आप निबंध लेखन कर सकते हैं। तो जैसे दृष्टिकोण जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, दृष्टिकोण है, जैसे अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण एक भाग ले लें, दूसरा भाग आर्थिक दृष्टिकोण ले लें, और तीसरा राजनीतिक दृष्टिकोण जब हम ले लेते हैं तो आसान हो जाता है निबंध लिखना। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, इसको बांट दीजिए निबंध को, तो इससे आप आराम से निबंध लिख पाएंगे, अच्छा निबंध लिख पाएंगे। और इसके अलावा आप निबंध लेखन में बड़े बड़े महापुरुषों के कथन या नीति वाक्य, ठीक है, एनेक्डोट्स, नीतिक वाक्य, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे निबंध की शुरुआत भी कर सकते हैं, लेकिन वो निबंध पर निर्भर करेगा और आप पे निर्भर करेगा कि वो शुरुआत आप कैसे कर रहे होंगे। और पहले एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा निबंध लेखन का, पहले एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, स्केलेटन, कि हम पूरा निबंध का पैराग्राफ 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5, ये मेन पॉइंट्स हैं, ये डेटा है, ये कहां पे हम ग्राफ डालेंगे, कहां पे डेटा डालेंगे, ये सारी चीजें पहले आराम से इसको बना लीजिएगा। बिना स्केलेटन बनाए निबंध लेखन प्रारंभ मत करिएगा। जब स्केलेटन बन जाएगा, पॉइंट्स अरेंज हो जाएंगे, पैराग्राफ अरेंज कर लीजिएगा, सब कुछ समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद लिखना आराम से शुरू करिएगा। इसके लिए रफ वर्क थोड़ा सा माइंड में ही अपना रफ वर्क कर लीजिएगा, या अलग से रफ वर्क कर लीजिएगा दिमाग में कहीं भी, कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके पहले अरेंज कर लीजिएगा, उसके बाद ही लिखिएगा, तो फिर निबंध में अच्छे मार्क्स आएंगे। एक चीज और है, उत्तर लेखन। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उत्तर लेखन, जहां पे मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि विद्यार्थी पढ़ते तो रह जाते हैं, ज्ञान भी अर्जित करते रह जाते हैं, लेकिन जब उत्तर लेखन की बारी आती है तो वहां पे वो थोड़े से चूकने लगते हैं, वो डरने लगते हैं, बैकफुट पे आने लगते हैं। और उत्तर लेखन बिना अभ्यास के तो आएगा नहीं। कोई एक दिन में सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी या विराट कोहली नहीं बनता है। अगर एमएस धोनी साहब ने हेलीकॉप्टर शॉट डेवलप किया होगा, जो किया, उनका जो सिग्नेचर शॉट था हेलीकॉप्टर शॉट, तो उसको न जाने सैकड़ों बार प्रैक्टिस किया होगा, तब जाकर के वो हेलीकॉप्टर शॉट डेवलप किया। तो उसी प्रकार से जो हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने डेवलप किया, तो अभ्यास किया ना। तो उत्तर लेखन बिना अभ्यास के तो आने से रहा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो उत्तर लेखन का अभ्यास करिए। तो उत्तर लेखन अभ्यास बारंबार करिए, बार बार लिखिए, 100, 200, 400, 500 पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो उत्तर लेखन का अभ्यास बारंबार करिए। मॉक टेस्ट अवश्य दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। और जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो आपको ये एहसास कराते हैं, वो वातावरण तैयार करते हैं, वो दबाव बना हुआ होता है आपके ऊपर, जो परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में आप फील करते हैं ना। तो जब आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जैसे PWI बहुत सारे मॉक टेस्ट कराता है, और आप जब ये ज्वाइन करते हैं तो मॉक टेस्ट को बार बार जब आप लिखते हैं, उसमें अपीयर होते हैं, तो दबाव आपको झेलने की आदत पड़ने लगती है, और फिर आप घबराते नहीं है उत्तर लेखन में। तो बार बार अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए।
400, 500, 600 क्वेश्चन आंसर्स करिए, लगातार करते रहिए। मॉक हो सके तो एक से ज्यादा मॉक टेस्ट करिए। ये फिलर का काम करेगा, आपकी कमजोरियों को उजागर करेगा और अपनी सारी कमजोरियों को, जो जो आप गलतियां कर रहे होंगे मॉक टेस्ट में, वो सब मेंशन करते जाइए, लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए और अगले टेस्ट में वो गलती फिर दोहराइएगा मत। और तो एग्जाम हॉल जैसे माहौल में लिखने का प्रयास करिए, ये फील करिए प्रेशर को, ठीक है, जिससे परीक्षा का दबाव आपको महसूस होगा। दबाव महसूस होना चाहिए परीक्षा का, क्योंकि एकदम से जाकर के वहां नहीं हो पाएगा। ये मत सोचिएगा, कभी भी ये गलती मत करिएगा। और इसके अलावा जब आप उत्तर लेखन करेंगे पेपर 1 से पेपर 4 तक के लिए, तो उत्तर लेखन आपका तर्कपूर्ण होना चाहिए, तर्कपूर्ण, ठीक है ना। और उत्तर को, प्रश्न के उत्तर को 3 भागों में, आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं भली भांति, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष में बांट लीजिए, ठीक है ना। तो तर्क, लेकिन उत्तर हमेशा तर्कपूर्ण लिखिएगा और वही उत्तर लिखिएगा जो प्रश्न में पूछा गया हो। पूछा कुछ और गया है, आपको वही लिखना है जो आपको आ रहा होता है। ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता बच्चे लोग। वही उत्तर लिखिए जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न की मांग को समझिए, प्रश्न के कीवर्ड्स को पकड़िए और यह भी देखिए कि पुछल्ला जो लगा है, कैविएट, वो पूछा क्या गया है। कि जैसे 1857 के विद्रोह की प्रकृति पर चर्चा करें, 1857 के विद्रोह की प्रकृति पे चर्चा करें, तो प्रकृति पे चर्चा कि सैनिक विद्रोह था, नजरिया, चर्चा का मतलब अलग अलग नजरिया, कि यह सैनिक विद्रोह था या सैनिक विद्रोह नहीं था, क्या ये काले गोरे लोगों के बीच का युद्ध था, क्या ये ईसाई और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का युद्ध था, ठीक है ना, तो या शायद ये सब में से कुछ भी नहीं था। तो जब चर्चा करते हैं आप, तो अलग अलग जितना ज्यादा डायमेंशन आप खोल सकते हैं, उतने ज्यादा डायमेंशंस खोलिए। तो पता चला पूछा है प्रश्न में चर्चा, चर्चा प्रकृति पे चर्चा, और आप लिख रहे हैं 1857 का महान विद्रोह का ये कारण था, ये परिणाम आया, 0 मार्क्स। आपसे ना कारण पूछा ना परिणाम पूछा, आपसे विद्रोह की प्रकृति पे चर्चा पूछी गई है। तो जो पूछा गया है एग्जैक्टली वही लिखिए और हमेशा तर्कपूर्ण लिखिएगा। लॉजिक, आपके आंसर में लॉजिक लगना चाहिए। और बाकी जैसे पेपर 2, पेपर 3 है, तो उसमें आपको सरकार की नीतियों को ध्यान में रखना होगा, कुछ आंकड़े देने होंगे, अपने उत्तर को समर्थन देने में आंकड़े देने होंगे। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट से आंकड़े ले सकते हैं, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के अधिकृत आंकड़े आप दे सकते हैं अपने उत्तर लेखन में, पेपर 2, पेपर 3 में खास तौर पे। रेखा चित्र बना सकते हैं, जैसे मान लेते हैं पेपर 1 में स्तूप स्थापत्य और मूर्ति कला पे सवाल पूछा जाता है। जैसे ही स्तूप स्थापत्य कला और मूर्ति कला पे सवाल पूछा जाता है, या भारतीय मॉनसून जलवायु, मॉनसून सिस्टम पे प्रश्न बनता है, तो तुरंत आपको मैप, अगर मॉनसून पे प्रश्न है या तो मैप बनाना पड़ेगा, और अगर स्तूप स्थापत्य और मूर्ति कला पे है तो एक स्केच, जल्दी से एक स्केच बना दीजिएगा। तो एक स्केच बना दीजिए। तो डायग्राम्स, स्केच, मैप्स, इनका बहुत अधिक महत्व होता है उत्तर लेखन में। और कई अन्य प्रश्न होंगे जिनके उत्तर लेखन के लिए आपको स्थानीय निकाय वाले, अगर आप कुछ पॉइंट दे सकते हैं, लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, नगर निगम, तो स्थानीय निकाय, सेल्फ रूल, स्वशासन, डेमोक्रेसी एट योर डोर स्टेप, कि लोकतंत्र आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है कि भैया देखिए सरकार की योजना है, कृपया ले लीजिए। सरकार की योजना लेंगे, हम आपका घर बनवा दे रहे हैं, सरकार का ये योजना है। तो डेमोक्रेसी एट योर डोर स्टेप। ट्राइबल्स के मुद्दों को ध्यान में रखिए, अगर प्रश्न में आप डाल सकते हैं तो ट्राइबल इश्यूज को, जैसे माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वीगर मुस्लिम्स का माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, या बांग्लादेश के शरणार्थी जो चले आते हैं, अवैध प्रवासी, उनकी समस्या है, उन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर उस तरह से प्रश्न आते हैं तो उदाहरण में आपको डालना ही डालना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उत्तर लेखन में इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर लेखन में बार बार उत्तर लेखन करिए और वही लिखिए जो प्रश्न में पूछा गया है, अपने मन से इधर उधर नहीं कुछ करिएगा, ठीक है। और हां, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कुछ और जगहों भी चूक करते हैं,
फ्री विद्यार्थी हमारे हिंदी माध्यम के और कुछ जगहों पे चूक करते हैं। और दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, खास तौर पे दो तीन, जहां पे अक्सर ही वो नेग्लेक्ट कर जाते हैं कि अच्छा ठीक है इसको देखते हैं बाद में देखते हैं, और देखते देखते करते करते मुख्य परीक्षा तब तक आ गया। और उधर ऑप्शनल भी देखना होता है तो ऑप्शनल में भी खूब टाइम दिए रहते हैं। तो ऑप्शनल में हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी बड़ा अच्छा कर ले जाते हैं, वर्ड तैयार कर लेते हैं एकदम बढ़िया, और ज्यादातर वही तैयार करते रह जाते हैं। भैया वो 500 अंक का है और जीएस के 4 पेपर्स 250 के 1000 के हो गए, और 250 अंकों का निबंध 1250 अंक होते हैं। तो इधर भी पूरा ध्यान रखिएगा, बैलेंस बनाए रखिएगा, अर्थात टाइम मैनेजमेंट। हाँ। तो अब देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समझिए कि इस भाग से लगभग 40 से 50 अंक के प्रश्न आते हैं, 40 से 50 अंक के। और ये दो प्रकार के होते हैं, 10 अंकों वाले 2 प्रश्न होंगे सामान्यतया, और 15 अंकों वाले फिर 2 प्रश्न, 4 प्रश्न लिखवाए जाएंगे आपसे, यूपीएससी लिखवाएगी। और जो ये प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फिर से देखिए तो इसमें ट्रेडिशनल पार्ट कम है लेकिन करंट अफेयर्स का पार्ट ज्यादा है। तो यहां आपको समसामयिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा, बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बना करके रखनी होगी, जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इससे जुड़ी समसामयिक घटनाएं, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, संचार प्रौद्योगिकी आदि पर ध्यान दीजिएगा। और ये तो चलते रहते हैं, परंपरागत टॉपिक्स हैं, चलते रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स का बहुत अधिक महत्व होता है समसामयिक घटनाओं का इनमें। परंतु यूपीएससी का ज्यादा फोकस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे होता है, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पे, कि अभी प्रौद्योगिकियां उभर रही होती हैं, यूपीएससी पहले ही सवाल पूछ लेती है, उभरने के बाद नहीं पूछते। ठीक है, उन पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नेग्लेक्ट हो जाता है, यहां नेग्लिजेंस हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा, रोबोटिक्स पे नेग्लिजेंस हो जाता है, रोबोटिक्स छोड़ के चले जाते हैं और प्रश्न आ जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक, वहां पे नेग्लिजेंस आता है। रक्षा प्रौद्योगिकी भी अगर हम परंपरागत टॉपिक के तौर पे देख रहे हैं इसे, तो इसमें भी तो नई नई प्रौद्योगिकियों का समावेश हो जाता है, और जब नई नई प्रौद्योगिकी का समावेश होता है तो प्रश्न पूछने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप लोग मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे और ड्रोन्स पे सवाल आएगा, इतना तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि ड्रोन्स पे क्वेश्चन बनेंगे। और ड्रोन्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा, रशिया यूक्रेन वॉर में अभी यूक्रेन ने रशिया के 40 फाइटर जेट्स उड़ा दिए ड्रोन्स का वो स्पाइडर वेब पूरा वो हमला प्लान करके। तो अब जो वॉरफेयर हमें दिखाई दे रहा है वो हाइब्रिड वॉरफेयर, मिश्रित हाइब्रिड वॉरफेयर दिखाई दे रहा है। अब कन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल कम हो रहा है, या हो रहा है, लेकिन कन्वेंशनल वेपनरी के साथ साथ जो लेटेस्ट वेपन्स हैं जैसे ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो हाइब्रिड वॉरफेयर पे सवाल बन सकता है, बनना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीएम क्रॉप्स, जीएम फसलें, उनके लाभ और हानियों पर ध्यान दीजिए। प्रौद्योगिकी में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका अब देख रहे हैं हम, लगातार पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रौद्योगिकी में प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती हुई भूमिका, इस पे प्रश्न। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, लाभ और हानियां, तो इनसे संबंधित प्रश्नों का जब आप उत्तर लेखन कर रहे होते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कई बार चूकते हैं और कम हो जाते हैं मार्क्स। यहां पे अधिक से अधिक मार्क्स आप ले सकते हैं। जैसे उत्तर लेखन साइंस टेक में बिंदुवार करिए, बिंदुवार, पॉइंट वाइज लीजिए, बिंदुवार उत्तर लेखन करिए। डायग्राम्स बनाने का अगर स्कोप है तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, तुरंत डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण दीजिए, जितना उदाहरण दे सकते हैं उदाहरण। और विशेषताएं पूछी गई तो विशेषताएं जरूर बताइए, तो विशेषताएं तो बताना ही बताना होगा। तो ये 4-5 चीजें हैं, बिंदुवार उत्तर लेखन, डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स, ये इन चीजों का ये जरूर बताइएगा। तो एक क्षेत्र ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जहां हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अक्सर ही थोड़े से हल्के से कमजोर पड़ते हैं। ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि अंतिम रूप से चयनित होना है। मेरी इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, इन पे तवज्जो दीजिएगा। और एक और पार्ट है जहां जो मैंने आइडेंटिफाई किया अपने एक्सपीरियंसेस में
कि हिंदी माध्यम के जो बैचेस में मैं पढ़ाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम में, तो हिंदी माध्यम में जो मुझे देखने को मिलता है ना, कि वो एक और सब्जेक्ट, हालांकि मैं ये पढ़ाता नहीं हूँ, है ना, तो मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ये लेकिन ये अर्थव्यवस्था वाला जो पार्ट है ना, अर्थव्यवस्था वाला जो पार्ट है, यहां ध्यान देना होता है। अक्सर ही ये पार्ट नेग्लेक्ट होता है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इसको छोड़ के चले जाते हैं या इसको अच्छे से तैयार करके नहीं जाते हैं। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम अंक भारतीय अर्थव्यवस्था से भी निकाले जा सकते हैं, ये छोड़ के मत जाइएगा। और मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए आपका ये अर्थव्यवस्था वाला पार्ट कमजोर होगा, तो अब बहुत मजबूत करने का तो वक्त नहीं बचेगा, मुख्य परीक्षा में अधिक समय नहीं रह गया है। तो जब भी आप मान लीजिए आगे ये साल नहीं अगली बार मुख्य परीक्षा दे, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक चुन लीजिए, सबसे आसान। 90 मार्क्स आता है इंडियन इकोनॉमी, 90 मार्क्स भारतीय अर्थव्यवस्था के 90 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और मजे की बात बताऊं, देखिए कि अकेले सिर्फ कृषि पे, एग्रीकल्चर पे 50 मार्क्स हैं। तो 50 मार्क्स अकेले एग्रीकल्चर पे है। तो कृषि, भारतीय कृषि एक तरफ और पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरफ, तो 90 में से 50 मार्क्स तो कृषि पे ही है, अकेले निर्धारित है, ये आते ही आते हैं। और ये स्टैटिक टाइप का होता है, मतलब यहां पे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। पिछले 5-6 साल में आप देखिएगा कि लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे ये कृषि पर 50, सोचिए 50 अंक सीधे कृषि से हैं और बाकी पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरफ है। तो है ना, ये बहुत ट्रिकी, बहुत मजेदार बात है कि अगर हम कृषि भी अकेले तैयार करके चले जाएं तो 50 मार्क्स हैंडल कर ले जाएंगे आराम से। तो जैसे सिंचाई पे रिपीटेडली सवाल बनाया गया है, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण पे रिपीटेडली सवाल बनाया गया है, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार पे लगातार सवाल बन रहा है। इसके अलावा वो जो 40 मार्क्स है वो भी आप तैयार कर सकते हैं। ये तो तैयार कर लिया तो 50 मार्क्स एकदम रखा हुआ है, एकदम हलवा समझिए। और इधर अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक में जैसे समावेशी विकास तैयार कर लिया, इंक्लूसिव ग्रोथ, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार कर लीजिए, काम बन जाएगा। या पावर प्रोजेक्ट देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसमें क्या रिफॉर्म्स है, ट्रांसमिशन, इससे काम बन जाता है हमारा। तो सबसे मजेदार ये है कि कृषि अकेले 50 मार्क्स है 90 में से, ये तैयार तो आधे से ज्यादा काम आपका खत्म हो जाएगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेग्लिजेंस होता है हिंदी माध्यम में, भारतीय अर्थव्यवस्था नेग्लेक्ट हो जाती है, जहां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और एकदम जो बता रहा हूं इससे जुड़े रहिएगा, स्ट्रेटजी से इसको फॉलो करते रहिएगा। और इसके अलावा एक और पार्ट है जहां पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है, थोड़े बहुत करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ती है लेकिन ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। अब देखिए, आंतरिक सुरक्षा के जब प्रश्न देखेंगे ना, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, तो 5-6 वर्ष का प्रश्न पत्र भी इसमें देखिएगा, बार बार वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लेते हैं यूपीएससी, बार बार वही प्रश्न। जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बार बार पूछा जाता है, एक्सट्रीमिज्म में नक्सलिज्म बार बार पूछा जाएगा, माओइज्म बार बार पूछा जाएगा, नक्सलवाद, माओवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये पूछा जा रहा है। तो बार बार यहां पे प्रश्न दोहरा दिए जा रहे हैं आंतरिक सुरक्षा में। तो इसका मतलब है इसे तैयार करना आसान है और ये अधिक अंकदायी है। तो ये मत छोड़ के जाइएगा किसी भी तरीके से, ये बहुत आसानी से यहां पे बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। तो ये स्टैटिक, इसका ज्यादातर पार्ट स्टैटिक है, ये तो परंपरागत चीजें हैं, क्योंकि समस्याएं हैं ना तो बनी हुई हैं, कुछ काफी कम हो रही हैं, कुछ बनी हुई है, जैसे नक्सलिज्म, माओइज्म में हमें हाल फिलहाल में सरकारी प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से, सुरक्षा बलों के महत्वपूर्ण प्रयासों से, विकास की योजनाओं से गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ी बहुत अभी भी बनी हुई है। तो ये स्टैटिक पार्ट में भी आ जाता है, लेकिन हाँ, इसमें करंट अफेयर्स से अपडेट जरूर करिएगा, और कुछ अन्य मुद्दे जैसे देखिए ग्रेटर नागालैंड की डिमांड, या फिर नृजाति संघर्ष, एथनिक वायलेंसेस, अगर हम ये सब तैयार कर लेते हैं तो हमें अंक लाने में अधिक से अधिक, या अधिकतम, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम अंक लाने में काफी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक रणनीति है हिंदी माध्यम के उन प्रिय विद्यार्थियों के लिए जो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं या जो आगे मुख्य परीक्षा देंगे। तो मेरी इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, इनको तवज्जो दीजिएगा, और अच्छे से मेहनत करिए, खूब जी जान लगा दीजिए। टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस करिएगा। जाते जाते ये भी बताते जा रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट पे भी बहुत ध्यान दीजिएगा, उत्तर लेखन पे, दोहराने पे, रिवीजन पे, और हाँ,
मॉक टेस्ट लेना कभी मत भूलिएगा, लगातार आंसर राइटिंग करते रहिएगा। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।